हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे वर्क एंड एनर्जी। पूरे चैप्टर देखेंगे। आप वीडियो से लेकर अंत तक देखना। आप इस वीडियो देखने के बाद वर्क और एनर्जी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर मेरे वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट करके बताना अगर एग्जाम देके आके क्या वाकई में ये इफेक्टिव था या नहीं। देखो, यहाँ पे वर्क और एनर्जी ये जो चैप्टर है ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और आसान चैप्टर है। आप आसानी से बना सकते हो, लेकिन थोड़ा समझने वाली बात है। इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं और इससे रियल लाइफ से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। तो रियल लाइफ समझने के लिए आपको कुछ मैंने यहाँ पे फोटो भी इंक्लूड करा, रियल लाइफ से जुड़ सके और इन टर्म को आप समझा सके। देखो, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है वर्क और एनर्जी में वर्क वाला है। वर्क हम आइए, तीन यहाँ पे जो मैंने फोटो दिखाया है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये एक का इस बड़ा सा एक रॉक को ये इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है? पूरा फोर्स लगा रहा है और ये सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने पूरा फोर्स लगा, धकेल रहे हैं। लास्ट में अगर इनको बोला जाए कि आपने कुछ काम नहीं किया है तो जोर से एक थप्पड़ लगाएगा आपको। तो लेकिन सुबह से हम यहाँ पर धकेल रहे हैं और आप कह रहे हो वर्क नहीं कह रहे हो, तो फिर कहना यहाँ मार तो खाओगे। इसका मतलब यहाँ पे वर्क नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहा हम आपको समझाएंगे आगे। ये देखो, इन्होंने एक बड़ा सा बोझ लेके पूरा एकदम कंधा झुका के इतना हार्ड वर्क करके, और इसको कहोगे कि आप वर्क नहीं किए हो, एक चाटा फिर से मिले। क्यों नहीं किया है इसको भी हम समझ पाएंगे इसी पे, जब हम साइंटिफिक तरीके से वर्क, साइंस क्या कहता है, किसको वर्क कहता है। हम कह रहे हैं वो वर्क नहीं है, साइंस किसको वर्क कहता है। लेकिन ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्क हो रहा है, ये साइंस कह रहा है। ठीक है, इसको आप कहोगे कि आपने वर्क करा तो आप चलेगा, ठीक है। लेकिन ये क्यों वर्क कर रहे हैं, इन दोनों फोटो में क्यों नहीं कर रहे, लेकिन दिख तो रहा है वर्क कर रहे हैं। आइए हम समझते हैं कि साइंटिफिक कॉन्सेप्चुअल वर्क को कहा जाता है। इससे पहले इस डेफिनेशन को, अ बॉडी सेड टू बी डन ए वर्क, एक बॉडी वर्क किया when force applied on an object displaced in the direction। साइंस ये कह रहा है कि यदि किसी भी बॉडी पे आप वर्क तभी कहा जाएगा जब उस बॉडी पे आप फोर्स लगाए हो, और फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाना चाहिए उसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, तभी आपको कहलाएगा ये वर्क हो रहा। इसीलिए आप इसको कह रहे हैं कि आप वर्क नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये फोर्स तो लगाया जा रहा है लेकिन ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है। और इस पे देखो, इस ऑब्जेक्ट का वेट के वजह से नीचे की ओर फोर्स लग रहा लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हो रही है। इसीलिए यहाँ पे फोर्स नहीं, फोर्स लगा लेकिन डिस्प्लेस नहीं होने की वजह से यहाँ वर्क नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो, फोर्स भी लगा रहा है, डिस्प्लेस भी हो रही है और एक एंगल पे हो रही है। ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट ना आपको बता देगा आगे जाके वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। तो यहाँ पे वर्क हो रहा है क्योंकि फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेस हो रहा है, एक एंगल पे डिस्प्लेस हो रही है, एक एंगल पे डिस्प्लेस हो रही है विद सरफेस के साथ। इसीलिए ये दोनों जगह में वर्क नहीं हुआ, इसके जगह हुआ क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगाया गया और डिस्प्लेस हुआ, दोनों हुआ, इसलिए वर्क डन। तो इस डेफिनेशन से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी पे जब आप फोर्स लगा रहे हो वो बॉडी डिस्प्लेस होना चाहिए तभी जाके वर्क कहलाता, अदरवाइज वर्क नहीं। साइंस के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ए बॉडी सेड टू बी वर्क डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन द फोर्स, तभी कहाएगा ये उसी डायरेक्शन में हुआ है। ऐसा क्यों? दूसरा डायरेक्शन में जब आप लगाओगे अगर बॉडी डिस्प्लेस हुआ तो वर्क नहीं हुआ है। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ फोर्स को, सॉरी टाइप्स ऑफ वर्क को। लेकिन उससे पहले हम वर्क से रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको समझाना चाहेंगे जो एग्जाम में आता है। तो वर्क डन को अगर आप मैथमेटिकली लिखेंगे तो वर्क इक्वल टू, हम ये कहते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही हमारा वर्क डन है। तो आप इसको दूसरे भाषा में भी ऐसे कह सकते हैं,
वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ए वर्क डन। तो आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कैसे ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ बन गया है वो वर्क डन इक्वल फोर्स इंटू, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब इसके एसआई यूनिट को हम लोग देखेंगे। एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क जो होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पर बना भी जा सकता है। देखो फोर्स के बदले में होता है हमारा न्यूटन लिखेंगे और एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ, तो एसआई यूनिट ऑफ जो वर्क होगा वो न्यूटन मीटर भी है। दूसरा होता है वो जूल, एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम पर ये रखा है जूल, तो हमारा दूसरा क्या होगा जूल, और इसको आप जे से डिनोट करें, है ना, जूल, यहाँ जे लिखने से आपका जूल। इसका सीजीएस यूनिट भी होता है ना, अगर आप देखोगे सीजीएस यूनिट क्या होता है हमारा डाइन, क्या बोल रहे हो डाइन। अब ये डाइन यानी सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट के पीछे एक रिलेशन है। एक न्यूटन मीटर जो होता है, एक न्यूटन मीटर इक्वल 10⁵ डाइन के बराबर है। ये वाला भी आपको याद रख पूछ, एक न्यूटन डाइन के बराबर होती है, एक रिलेशन सीजीएस भी आप यहाँ पे यानी। अब हमको एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है कि डिफाइंड वन जूल, क्या आता है डिफाइंड वन जूल, कैसे डिफाइंड करें। देखो अभी हम इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से इसको, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि वर्क इक्वल टू फोर्स इन्वेस्टमेंट, और वर्क का ही हमारा क्या होता है, यानी वन वैल्यू आएगा, कब आएगा जब आप 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे होंगे और वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस होगा, तो 1 × 1 न्यूटन, या फिर हम इसको कहते हैं जूल, तो यही तो 1 जूल है। आप इसको डिफाइन करो आसानी से, अ बॉडी said to be done work, said to be done work 1 joule of energy when 1 Newton force applied on an object and 1 meter displaced in the directions of is called a 1 joule। तो आप इसको इस तरह से आप इसको, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट। अब हम टाइप्स ऑफ वर्क समझने के लिए मेरे को मैथमेटिकल एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन का, तो आपको अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको इसके टाइप्स को समझने के लिए वो पढ़ना जरूरी है। तो कौन सी फॉर्मूला, देखो एक तो मैथमेटिकल फॉर्मूला आपने पढ़ा कि वर्क डन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एक और फॉर्मूला होगा वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस। ये बोलो सर ये कॉस थीटा क्या हुआ जो हम पहली बार देख रहे हैं, हाँ आप पहली बार इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है और आप अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं हैं। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, कॉस थीटा जानेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कॉस क्या है। तो कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और थीटा है वो एंगल है। ये कौन सी एंगल है, तो बोलोगे यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे आप कोई एक बॉडी को लिए हैं और इस बॉडी को इधर से आपने बांध के रखा और इधर से फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रहा, तो एस डिस्प्लेस है ना। ये बॉडी एम वाला बॉडी इधर जा रही है, इधर की ओर जा रहा है, जब ऊपर की ओर आपने बहुत बार अपने लाइफ में, इनके बीच में जो थीटा है ना, वही थीटा का मतलब होता है को थीटा मीटर, यानी ये जो थीटा है वो एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा है उस थीटा को, और यहाँ पे कॉस उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को है। तो आपका एक जो फॉर्मूला बना वर्क डन इक्वल टू एफ एस को, ये आपको बता देगा कितने टाइप्स का वर्क होगा, और आपने जो डेफिनेशन पढ़ा है कि उसी डायरेक्शन में वर्क होना, फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहिए, वो डिस्प्लेस हो रही। अब आइए समझते हैं कॉस थीटा का अभी वैल्यू याद रख के चलिए। थीटा का मतलब एंगल, थीटा हम कह रहे हैं 90 डिग्री हो जाए तो कॉस थीटा के बदले में आप 90 लेंगे,
cos 90 का वैल्यू होता है 0 और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1 और cos 0 डिग्री यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यदि 0 डिग्री हुआ तो उनका, ठीक है। तो आप अगर बोल रहे हैं कि वर्क डन इक्वल टू, हम कह रहे हैं फोर्स कुछ भी वैल्यू हो आप, फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है और एक कॉस के बदले में cos 90 रख रहे हैं, तो कि cos 90 और अभी मैंने बताया cos 90 का वैल्यू 0 होता है, एफ एस और cos 0 रख, 0 के साथ कोई भी नंबर को जब मल्टीप्लाइड करते हो तो वो वैल्यू आपको, यानी वर्क डन आपका 0 हो रहा है, यानी वर्क आप नहीं कर रहे हो तब जब आपका फोर्स और, हम रियल लाइफ के एग्जांपल से कब हो रही है। आप सोचिए कि यदि cos 0 डिग्री हो जाए, तो यदि आपका cos 0 डिग्री हो जाए तो f इंटू एस cos 0, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो एफ एस इंटू 1 का मतलब फोर्स और वैल्यू होगा वो दोनों मल्टीप्लाइड करोगे तब जाके जो भी वैल्यू आएगा वही वर्क डन होगी, कुछ तो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जब वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब हम पॉजिटिव आएगी। क्लियर है। अब देखो यदि आप बोल रहे हो cos 180 डिग्री रखते हैं, cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा -1, का मतलब ये है जब आप फोर्स लगा वर्क डन कर रहे हो तो वर्क डन इक्वल टू एफ एस cos 180 डिग्री, तो 180 डिग्री रखोगे तो एफ टू एस जो भी वैल्यू आएगा माइनस में आएगी, का मतलब आप यहाँ दो तीन चीज, तो वर्क डन आया और नेगेटिव आया। ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ना वो डिपेंड करता है कि फोर्स और है और कितने है। अब हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ, तो 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। अब कब पॉजिटिव वर्क कब नेगेटिव वर्क, आइए कुछ रियल लाइफ से हम सीखते हैं, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इसी से जब आप क्लियर हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे, ये गारंटी है मेरा। वीडियो देखते जाओ मजा आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम आपको एक ये वाला कंडीशन, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ ये एक सूटकेस को यहाँ पकड़ के रखा है और इधर चल रहा है, ये डिस्प्लेस तो हो रहा है, इधर डिस्प्लेस हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब डिस्प्लेस हो रही है। और यहाँ पे आपके क्या क्या है, फोर्स, ऊपर की ओर फोर्स लगा, कितना लगा रहा होगा, अगेंस्ट लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़े होंगे mg, यानी एफ तो लगा रहा, फोर्स तो लग रही है और डिस्प्लेस भी हो रही है, लेकिन इन दोनों के पहले भाई वो कितना है 90 डिग्री, और अभी जैसे मैंने आपको समझा तो अगर 90 डिग्री है इसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, हमारा वर्क डन कितना होता है 0, डिस्प्लेसमेंट कर रहा, फोर्स कर रहा, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, 0 कर रहा है। अब एक और देख लो, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 0 है, फोर्स तो लगा रहा है लेकिन व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अगर खड़ा है यहाँ व्यक्ति तब किसी प्रकार का इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं, बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो इधर हमारा फोर्स लगा के फायदा ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है, हम लोग ये जान रहे हैं वर्क डन इक्वल टू एफ, अगर बोल रहे हो एफ है और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एफ इंटू 0, दैट मीन वर्क डन क्या है 0, यहाँ पर भी काम ओके। लेकिन यहाँ पे क्या काम हो रही है या नहीं हो रही है और कैसा हो रहा होगा, तो ये दोनों केस में हमने देखा 0 वर्क है। आप देखिए इस यहाँ पे आपका फोर्स इधर लग रहा है और इधर डिस्प्लेस हो रही है, क्योंकि d इक्वल टू 0 नहीं दिखाया मैं, कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो रही है। जैसे एक और एग्जांपल ले, आपका ये ट्रेन है, इस ट्रेन इधर आगे की ओर जा रहा है और आप इधर फोर्स लगा, क्या आप ट्रेन को रोक पाओगे, नहीं। तो देखो ये आपका इधर फोर्स लगा रहा है, सॉरी इधर आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन ट्रेन डिस्प्लेस इधर हो रही है, इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच का एंगल देखो कितने डिग्री, 180 डिग्री। हम उनके बीच में ही देखेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, इनके बीच का 180 डिग्री है, और यदि 180 डिग्री फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो हमारा क्या दिया नेगेटिव देगा, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो रही है। तो ये एक एग्जांपल हो गया नेगेटिव वर्क। यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में यदि आपका डिस्प्लेस हो रही है बॉडी, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव वर्क, क्या हो रहा नेगेटिव वर्क डन हो। क्लियर है। अब आप अगर बोले, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रहा कि cos 30 डिग्री या cos 60 डिग्री, हाँ यदि एंगल cos 60 डिग्री है तो इसका वैल्यू होता है 1/2, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू दे रही है। तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में 90 डिग्री छोटा एंगल हो
और 0 डिग्री से बड़ा एंगल हो, 0 और 0 डिग्री से बड़ा एंगल हो, लेकिन 90 डिग्री छोटा एंगल में, कोई भी एंगल में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वो हमेशा वैल्यू देता है। जैसे मैंने cos लिया 1/2, दैट मीन कुछ ना कुछ वैल्यू देगा तो पॉजिटिव देगा। इसीलिए यदि आपका कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल हो रही हो 90 डिग्री से छोटा और 0 और 0 डिग्री से बड़ा, तो ऐसे वाले को हम लोग वर्क डन हो रहा है। देखो यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा है, इधर डिस्प्लेस है और इधर फोर्स लगा है, इधर फोर्स लगा रहा, फोर्स लगा वजह से इधर मोशन में आ रहा है, फोर्स लगा और इसके बीच, और इनके बीच का जो एंगल है ना वो 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए यहाँ पे वर्क हो रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है। इसका मतलब अब देखो इसका, यहाँ पे देखो सीढ़ी वाला कहानी जो मैंने फोटो दिखाया, इधर की ओर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेस इधर की ओर हो रही है, एंगल में 90 डिग्री से छोटी है और 90 डिग्री से छोटी है तो इसका वो यहाँ पे वर्क हो रहा होगा, तो बोलो सर यहाँ पे वर्क। अब हम ये कह सकते हैं क्या कंडीशंस होना चाहिए हमारा वर्क डन होने के लिए, तो हमारे ये दो कंडीशंस होना चाहिए। देखो एक तो आपके पास क्या है, कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर द वर्क डन टू बी, वन ऑफ देम इज फोर्स शुड एक्ट ऑन एन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज शुड बी प्योर होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट पे तब जाके, एंड सेकंड अनदर इज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, आप जिस बॉडी पे लगा रहे हो तो डिस्प्लेस होनी चाहिए, जब डिस्प्लेस नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। तो क्यों, देखो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन फोर्स मस्ट बी और एस मस्ट बी, अगर कोई भी एक जीरो हो गया है तो हमारा पूरे वर्क डन को जीरो बन जाएगा, तो ये दोनों होना चाहिए कंडीशन, तभी जाके वर्क कहलाएगा, अदरवाइज वर्क नहीं कहलाएगा। तीसरा, उनके बीच का जो थीटा है वो हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा 0 और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो अब हम कहेंगे वर्क डन होगी और पॉजिटिव वर्क डन होगी। 180 डिग्री होगी तो नेगेटिव होगी, लेकिन 90 डिग्री होगी तो जीरो होगी, है ना। तो 0 और 90 डिग्री के बीच में होने से हमारा पॉजिटिव वर्क डन होगा। तीन ये चीज याद आपको रख लेना है, कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी जाकर वर्क डन हो रहा होगा। अब शायद आपका वो फोटो मैंने आपको दो फोटो वर्क क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसमें डिस्प्लेस नहीं है, डिस्प्लेस नहीं है, तो हमारा यह वर्क हिट हो जाता है। और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी जो है मैंने इंक्लूड करा ताकि आपको प्रॉपरली इसको, चलिए मैं इस न्यूमेरिकल को बताता हूँ, आप समझना, आप भी बनाने। एग्जाम्पल 10.1, a force of 5 Newton acting on an object and the object is displaced through 2 meter in the direction of, that mean यहाँ पे आपका गिवन जो वैल्यू है वो आपके पास फोर्स है, ठीक है, और फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, विच इज 5 न्यूटन गिवन। ओके, नेक्स्ट, द डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। अब आप देखो क्या बोल रहे हो, फोर्स एफ इक्वल टू 5 न्यूटन है और हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी एस इक्वल टू आपके पास 2 मीटर है, मतलब कितना वर्क डन करेगा, जानते हैं वर्क डन एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ इन एस। तो आप देखो एफ क्या वैल्यू दिया 5 और यहाँ पे एस कितना है 2, तो आपके पास बन जाएंगे 10 जूल ऑफ एनर्जी या 10 न्यूटन मीटर आप कहते हो, लेकिन जूल ही आप में इसका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, इनटेक्स क्वेश्चन, देखो आप इसको भी मैं सोचता हूँ आपको और क्लियर हो जाए। फोर्स 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, फिगर 10.3 इज गिवन। अब ये और क्लियर लिया, लेट अस टेक इट दैट फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, बट वर्क डन, कितना वर्क कर रहा, देखो 7 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है और ये बॉडी है, बॉडी डिस्प्लेस हुआ 8 मीटर, दैट मीन आपके पास जो इस फिगर से तो एफ इक्वल 10 न्यूटन एंड डिस्प्लेस टू 8 मीटर, तो वर्क डन इक्वल क्या होगी, फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स आपके पास 7 है और वर्क डन 8 है, 7 टाइम 8 करेंगे तो जब जूल सॉरी वर्क किया, क्लियर हो रहा होगा। आइए एग्जांपल 2 भी आपके एनसीईआरटी, आप देखो, ए पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 10 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन टू हिम, देखो कितना वर्क किया हो ये पूछा, देखो वर्क इक्वल टू हमारा क्या है, फोर्स है और डिस्प्ले, यहाँ पे आपको बोला मास गिवन है, फोर्स नहीं गिवन है, मास इक्वल टू कितना है 15, और यहाँ पे जो हाइट दिया गया यानी h इक्वल टू दिया 1.5, ओके, दैट मीन यहाँ डिस्प्लेस हुआ, इसके बदले में आप s लिख सकते, ओके।
तो आपके पास फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट तो है, मास गिवन है, और यहाँ पे जो है ना ऊपर की उठाया, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगी, लगाया। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल एम जी। दैट मीन एम का वैल्यू आपके पास और यहाँ पे जी का वैल्यू हम लोग 10 कंसिडर, 150 न्यूटन यहाँ अगेंस्ट ग्रेविटी। अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स भी है, देन वर्क डन कितनी, फोर्स यहाँ पे दिया गया है 150 और यहाँ पे है 1। अब एक काम कर लेते हैं, इसको इस पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं, एम से इसको कर लेता हूँ और 15 इंटू 15 कर लेंगे, 5 जूल ऑफ वर्क है 15 kg ऑफ, इसको 1.5 मीटर से उठा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट नाम जो चैप्टर का नाम है वर्क और एनर्जी में, वो एनर्जी। अब इस एनर्जी को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। पहले इस एनर्जी को डेफिनेशन समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है, एनर्जी से रिलेटेड 3-4 रियल एक्सपीरियंस। इस रियल एक्सपीरियंस को आप समझेंगे, रियल लाइफ से एग्जाम्पल को समझेंगे, वो आसान हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं पढ़ देता हूँ, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की जो क्षमता है वही आपका एनर्जी। जितना आप कार्य कर सकते हो उतना ही आपके पास एनर्जी। एडमिन अपना डेफिनेशन ये कह सकता है कि जितना आप वर्क कर रहे हो ये आपका एनर्जी है। बोला जा रहा द डूइंग ऑफ वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। दैट मीन आपके पास कितनी क्षमता है काम करने की, वही एनर्जी है। एग्जाम्पल समझ, जैसे एक मोटरसाइकिल आपके पास, और ये मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 40 किलोमीटर पर लीटर आपका माइलेज देता है। दैट मीन यदि 1 लीटर फ्यूल आपके पास होगा वो 40 किलोमीटर तक का मतलब कितना वर्क करेगा। अब आप समझिए, जैसे मोटरसाइकिल के अंदर 1 लीटर आपने पेट्रोल डाल दिया है और आप गाड़ी चला के चलना शुरू कर दिए हैं, उधर आप जाना चाह रहे हैं। आप सोचो कि 40 किलोमीटर डिस्प्लेस हो गया, 40 किलोमीटर तक चला और 40 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि इसके पास पेट्रोल खत्म हो गई। पेट्रोल क्या है? फ्यूल है, और फ्यूल क्या है? एनर्जी है। दैट मीन जितने अमाउंट ऑफ आपके पास एनर्जी था उतना ही आपने यहाँ पे पाया जब आप उस पर वर्क किए, फोर्स लगाया। फोर्स कैसे? जब आपने इसमें लगा, तो फोर्स लगा रहे हो ना, तो फोर्स लगाया हो डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर, दैट मीन वर्क डन हुआ। कितना वर्क डन हुआ? तो जितना आपके पास फ्यूल था। दैट मीन हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो जितने अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, यानी वर्क ही एनर्जी है। जितना वर्क कर पा रहे हो उतना ही एनर्जी, वही आपके कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब हम थोड़ा सा रियल लाइफ एक्सपीरियंस जोड़ना चाहते हैं ताकि और क्लियर हो जाए इसका डेफिनेशन। देखो, व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स विकेट, द विकेट इज, आप देखो ये ना बॉल है हमारी क्रिकेट बॉल, इस क्रिकेट बॉल इस पे फोर्स लगा और फोर्स लगाया गया, फोर्स लगाने के बाद ये विकेट डिस्प्लेस है ना। तो आप देखो फोर्स लगाए हो और विकेट डिस्प्लेस हो गया, फोर्स लगाए हो डिस्प्लेस हुआ, इसका मतलब आपने क्या किया? वर्क किया। कितना डिस्प्लेस होगा? तो जितना आपने वर्क करा। कितना वर्क कर पाओगे? जितना आपके पास एनर्जी है। एनर्जी मतलब मीन उस बॉल में जितना एनर्जी था। तो एनर्जी जो है वो कहाँ से आया? आप आगे क्लियर हो जाएगा, टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ो मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि ये इस पे एनर्जी आई है ना, इस पे एनर्जी इतना काम कर पाया तो ये एनर्जी है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि जितना वर्क उतना। अब आप देखो और समझा, एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर हाइट उठा, ऊपर की ओर जब आप हाइट उठा लगा रहे हो इसका मतलब एक फोर्स लगाना पड़ेगा ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में, और ये एच डिस्प्लेस हुआ। कितना? एच डिस्प्लेस का मतलब फोर्स भी हुआ है और डिस्प्लेस भी हुआ, का मतलब आपने वर्क करा, और वर्क इक्वल टू आपने बोला एनर्जी। इस बॉडी के अंदर में अभी एनर्जी आ गया, वर्क कर दियो। क्यों? क्योंकि फोर्स इंटू यही एनर्जी है। अब आइए, एक हैमर को ना हम लोग रेज करते हैं हाइट तक और एक नेल के ऊपर गिराते हैं, नेल इंटर कर जाता है इस वुड के अंदर। ये क्लियर होता है, आप इस नेल पे जब फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, नेल डिस्प्लेस हो रही है, तो ये वर्क कर रहा है। कितना वर्क कर पा रहा है? जितना ही इसके पास एनर्जी है ना। अब देखो एक और एग्जांपल, वी हैव आल्सो ऑब्जर्व चिल्ड्रन है ना विंडिंग ए टॉय। अब आप लोग बचपन में खेले होंगे कि होता है उसमें चाबी लगा देते हैं, घुमाते घुमाते घुमाते, और फ्लोर पे जैसे छोड़ देते हैं ना, क्या करता है कुछ दूरी जाने के बाद रुक जाती है। इसका मतलब है जैसे ही आपने घुमा
कार के अंदर आपने एनर्जी स्टोर कर दिया और वो एनर्जी की वजह से इतना वर्क कर पाया, इतना फोर्स इंटू इतना डिस्प्लेस, तो फोर्स नहीं वर्क कर पाया जितना एनर्जी आपने उसके अंदर में की, चाबी घुमा, वर्क ही एनर्जी है, जितना आप काम करने की है वही आपका है। हम यहाँ से एक बात कंक्लूजन कि एन ऑब्जेक्ट पोसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द, यदि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में एनर्जी है तो वो एनर्जी जो है ना वो फोर्स लगा सकता है किसी बॉडी पे। अब जब ये वाला बॉडी किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा होता है, ये क्योंकि इसके पास एनर्जी है, तो जब कोई बॉडी के अंदर में एनर्जी होती है फोर्स लगा सकता है, फोर्स लगाएगा इस बॉडी पे तो ये वर्क करने शुरू करेगा, क्योंकि फोर्स लगने पे डिस्प्लेस होगी और ये कितना वर्क कर पाएगा जितना इसके पास एनर्जी हुआ था। तो आगे कह रहा है व्हेन दिस हैपेंस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर, यानी पहले से दूसरे वाला में एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव्स इज रिसीव एनर्जी एज देयरफॉर डू समवन, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्होंने यहाँ पे रिसीव करेगा पहले वाले ऑब्जेक्ट से उतना ही ये वर्क कर पाएगा, और जितना वर्क करेगा वही इसका एनर्जी हुआ। तो यहाँ पे ये सीखा कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। अब आइए कुछ यूनिट्स डिटेलिंग करते हैं और हम लोग समझ, तो शायद आप डेफिनेशन समझ गए एनर्जी क्या, पूरा क्लियरली आपको फील करा दिए है क्या। अब आइए एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी ना जूल होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वर्क इक्वल टू एनर्जी, तो एनर्जी का एक्चुअली वर्क का होता है जूल, इसीलिए एनर्जी का भी होता है जूल, तो ये जूल हो गया। ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर और दो क्वांटिटी होता है ना, एक हमारे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, वो वेक्टर होता है। और ऐसा क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है तो स्केलर क्वांटिटी का पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको एनर्जी एक स्केलर है। सीजीएस यूनिट भी होता है बहुत, सीजीएस यूनिट भी होता है और सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, क्या होता है अर्ग। इसके बीच का रिलेशन है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट की, एक है ना, एक जूल ऑफ वर्क 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर। इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसको, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स ऑफ है ना। देखिए टाइप्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे दो टाइप का, एक जो होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कब कहेंगे किसी काइनेटिक एनर्जी, कब कहेंगे उस एनर्जी। तो इन दोनों को जब आप मिला देते हो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग कहते हैं मैकेनिकल। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारा डेफिनेशन द सम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दोगे वो वाला बॉडी में कौन सी एनर्जी अगर है बोले तो मैकेनिकल, दोनों एनर्जी होनी चाहिए। मेनली आपके एनर्जी जो है ना वो मेनली टू टाइप्स का होता है, लेकिन फॉर्म ऑफ एनर्जी बहुत होते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे साउंड इज फॉर्म ऑफ, लोग पढ़े होंगे लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, कितने सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट मेनली जो टाइप्स ऑफ एनर्जी, टू टाइप्स का एनर्जी, फॉर्म एनदर एनदर हो सकते, कितने भी फॉर्म हो सकते, बहुत सारे फॉर्म है। आप इसको आगे भी हम लोग आपको बताएंगे कितने फॉर्म होते हैं, आपको आगे एनसीईआरटी में जो है उसको इंक्लूड करके रखा मैंने। अब आइए समझते हैं हम काइनेटिक एनर्जी क्या है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या कह रहा है, बोला कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी बॉडी पे काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो बॉडी मोशन में होगी, या बॉडी मोशन में आएगा तब जाके उस बॉडी पे एनर्जी होगी, और वो एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कुछ एग्जांपल है जो हमें फोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश तो आपको क्लियर हो पाएगा। जैसे एक वोमेन है यहाँ पे साइकिलिंग कर रही है, ये जो साइकिलिंग कर रही है दैट मीन ये फोर्स लगा रही है पैडल पे, जब पैडल पे फोर्स लगा रही है तो ये इधर क्या कर रहा, मूव कर रहा। तो हमने अभी बताया कि एनर्जी इक्वल टू वर्क, मतलब जितना वर्क कर रही है फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, उतना ही एनर्जी इस साइकिल के अंदर में आ रहा है। लेकिन ये जो साइकिल में एनर्जी आया वो किस वजह से आया, मोशन के वजह से आया।
क्यों मोशन में आया? क्योंकि उन्होंने फोर्स लगाया, वर्क करा इस पे। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क करी है, जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया साइकिल में, जिसके वजह से मोशन में आया। और मोशन में आने के कारण इस बॉडी पे जो एनर्जी का सृष्टि हुआ उसको हम बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन हम यह कह सकते हैं कोई भी बॉडी जब मोशन में होता है तो उस बॉडी के अंदर में काइनेटिक एनर्जी होती है, और तभी बॉडी मोशन में आई है जब उसके पास है। तो ड्यू टू मोशन के वजह से कोई बॉडी पे एनर्जी आए तो वो काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही एक एग्जांपल और ले रहा हूं, जैसे कार मूविंग कर रहा है, पर यहाँ पे कहाँ फोर्स लग रहा है? फोर्स लग रहा है बाबू, देखो जब आप इस पे गियर लगा रहे हो ना तो इसका फोर्स लगाना होता है। फोर्स लगा रहे हो और ये कार डिस्प्लेस हो रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेस हो रही है, वर्डन हो रही है, तो उतना ही ये एनर्जी आ रही है इस बॉडी का। लेकिन किस वजह से आया? एनर्जी के अंदर प्रोसेस्ड हो गया तब मोशन में आया। तो मोशन के आने के वजह से जो एनर्जी स्टोर हुआ इसको काइनेटिक एनर्जी। क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक एरोप्लेन है, जब इस पे फोर्स लगाया जाता है तो ये मोशन में आ जाती है, आ जाती है तो एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ओके, जैसे यहाँ पे विंड मिल रोटेटिंग कर रहा होगा तो मोशन में आता है तो इसके अंदर में एनर्जी आ जाती है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि मोशन की वजह से है। देखो ये एक बॉय जो ना ये स्केटिंग बोर्ड के अंदर में ये जा रहा है, जब इसे फोर्स लगाया तो डिस्प्लेस हुआ, तो वर्डन हुआ, तो एरडन हुआ, मतलब एनर्जी आया। कौन सा एनर्जी आया? प्रोसेस्ड हुआ, तो बोलेंगे मोशन के वजह से आया, तो ये काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक बॉल को किक करा रहे फुटबॉलर ने, तो जैसे ही किक करा तो बॉल मूव करने लगा, इसका मतलब फोर्स लगाया और डिस्प्लेस हुआ, उस बॉल के अंदर में एनर्जी आया। लेकिन ये एनर्जी मोशन के वजह से आया, और ये मोशन के वजह से एनर्जी आता है तो काइनेटिक एनर्जी। आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा काइनेटिक एनर्जी पोजीशन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स। दैट मीन कोई भी बॉडी जब आता है तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी? तो इसके लिए हमको फॉर्मूला डिराइव करना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए। इसमें आपको डिराइव करके आता है कि डिराइव करिए कि एक बॉडी है जो कितना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला भी यहीं से आएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी यहीं से आएगा, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। वेरी इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, यही हम डिराइव करने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं एक्सप्रेशन सब के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक बॉडी सपोज कर रहा हूं जिसका नाम हमने ए रखा है और जिसका मास m है। ओके, और इस बॉडी पे F फोर्स लगा रहे हो, तो इनिशियली ये बॉडी u वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगी। अब थोड़ी देर के बाद ये जो फोर्स लगा के रखे हो, उसके बाद ये बॉडी ना v एक्वायर कर लेगी, वेलोसिटी v एक्वायर कर लेगी। ठीक है, s डिस्प्लेसमेंट होने के बाद इस, तो ये जो s डिस्प्लेसमेंट होने के बाद ये बॉडी में वेलोसिटी चेंजेस हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। दैट मीन इस बॉडी के अंदर में एक्सीलरेशंस भी क्रिएट होते हैं। इसी को पहले हम लोग लिखना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है। तो बॉडी है ना एक्चुअली में, माना है ना, तो उसको लिखना पड़ता है। देखो जैसा लिख रहा हूं ऐसे आप हूबहू उतार देना है, नंबर आपका फुल मार्क्स आएंगे 100%। सपोज दैट अ बॉडी ऑफ मास m, आपने सपोज किया है बॉडी है जिसका मास m है। व्हेन अप्लाइड ए फोर्स F, जब आप फोर्स लगा रहे हो, बॉडी डिस्प्लेस हो रहा s डिस्प्लेस हो रही है। चेंज देयर वेलोसिटी फ्रॉम u टू, u था पहले, वेलोसिटी में आ गया, इसके वजह से प्रोड्यूस हुआ एक एक्सीलरेशन a। क्लियर है? अब आइए इन टर्म को जो m s q v f और यहाँ a है, से हम इसको प्रूव करेंगे। अब आप जानते हो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के 3 फॉर्मूले हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं कह रहा हूं मैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये 3 कौन कौन सी है आप यहाँ देख सकते हैं। जो होता है S इक्वल टू यू टी, एस टू टी प्लस, आप एटी यूज करो। थर्ड वाला जो होता है वो होता है हमारा e स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। हमारा वर्क डन करने के लिए ही तो हमारा एनर्जी होती है, तो ये कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हम लोग यहाँ से डिस्प्लेसमेंट पहले इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। यदि आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो s इक्वल क्या हो जाएगा भाई मेरा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। तो वन कंसिडर। ओके, नाउ मुझे फोर्स भी चाहिए, तो इस पे फोर्स कितना लगा होगा? तो आप जानते हो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमको फोर्स का फॉर्मूला मिलता है। आप बोलोगे सर न्यूटन सेकेंड लॉ
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू एम ए, क्या आ गया इसको इक्वेशन 2। अब आपके पास एफ भी है और आपके पास ए भी, सॉरी एस भी है। तो क्या जानते हैं यहाँ पे जो वर्क डन होगी वो वर्क डन कितना होगा, जितना एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आपके पास क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स के जगह वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 2 से और एस के जगह इक्वेशन 1 से। तो फोर्स इक्वल टू हमारे पास एम ए और एस इक्वल टू आपके पास है जी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई यहाँ पे आप ओके। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे, लेकिन यहाँ लिख देना ठीक है, क्यों का है तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, तो क्लियर हो जाएगा एग्जाम 1 एंड 2, ये लिखने का तरीके हैं। अब आप क्या कर लो, इस ए को इस ए कैंसिल आउट कर तो आपके पास 1/2 एम और कहोगे सर जी स्क्वायर माइनस ये हुआ काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखो इनिशियली बॉडी क्या था, इनिशियली बॉडी में ना यू इक्वल टू 0 तो रुकी हुई थी, इनिशियली वेलोसिटी 0 था, तब 0 था तब आप यू का वैल्यू जब 0 करोगे यहाँ पे तो 1/2 और ये m होगा, v का v स्क्वायर रख जाएंगे और u का वैल्यू आपके पास 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या बन गया 1/2 mv। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे टाइप की एनर्जी है, वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। और इस पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने से पहले मैं आपको फिर से ये 3 फोटो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा जो रियल लाइफ में आपके साथ पहचान नहीं पाए हो कि कौन सी एनर्जी हो, आप पूरा क्लियरली पहचान कौन सी एनर्जी आ रही है। देखो पहला इसका डेफिनेशन को पहले पढ़ लेते। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी विच पोसेसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप। दो वजह से कोई बॉडी के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट होती है जब वो चेंज इन पोजीशन और शेप चेंज होती है, लेकिन सभी शेप चेंज होने से नहीं होती है, ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज होना चाहिए। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज वो है जब कोई बॉडी को आप खींच रहे हो ना और खींचने के बाद वो बॉडी पे जैसे आप फोर्स को छोड़ दोगे फिर से वापस वो अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेते, इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट चेंज इन पोजीशन। अब ये कौन सी पोजीशन चेंज हो, जैसे मान लो अब रोड पे अंदर में गाड़ी चल रही है यहाँ से यहाँ, क्या उसके अंदर में आ रही नहीं, वो तो पोजीशन जब चल रही हो तो काइनेटिक एनर्जी अभी ना पढ़ा हम लोगों ने, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं। यहाँ पे भी ये है कि फ्रॉम द ग्राउंड यानी ग्राउंड के एबव आपके पास अगर कोई आप पोजीशन चेंज की हो यानी ग्राउंड से ऊपर चल दिए हो तब उस बॉडी के अंदर में एनर्जी जो वो पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम हाइट वाले को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m है, इस बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है F अगेंस्ट ग्रेविटी F, जिसके वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस हो गया H। तो ये बॉडी पे फोर्स और डिस्प्लेस हुआ H, दैट मीन वर्क हुआ, और वर्क हुआ मीन एनर्जी इस बॉडी के अंदर में प्रोसेस्ड हुआ ड्यू टू चेंज देयर पोजीशंस H हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। यानी ग्राउंड से जब ऊपर की ओर ले जा रहे हो पोजीशन चेंज कर रहे हो तो उस बॉडी के अंदर में एनर्जी प्रोसेस्ड हो रही है, इस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखो एक यहां पे देख सकते ये स्प्रिंग है और आप कहीं ना कहीं स्प्रिंग को ऐसे कभी कभी ना कभी ऐसे किए होंगे। स्प्रिंग को जब आप इधर से फोर्स लगा रहे हो तो स्ट्रेच हो रही है और इधर से, और जैसे ही इस स्प्रिंग को आप फोर्स छोड़ दोगे ना फिर ये अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा। जब आप फोर्स लगा रहे हो ना तो इसके अंदर में डिस्प्लेस हो रही है, और डिस्प्लेस हो रहा हो फोर्स लगा रहे हो इसका मतलब इस स्प्रिंग के अंदर में एक वर्क कर रहे हो, और वर्क कर रहे हो वजह से इसके बॉडी के अंदर में एनर्जी प्रोसेस्ड हो रही है। ये जो शेप चेंज होने के वजह से एनर्जी यहां प्रोसेस्ड हुआ, तो बोले हमने आपको क्या शेप चेंज होने से यदि किसी बॉडी पे एनर्जी प्रोसेस्ड हुआ वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का है। तो एक और एग्जांपल से आप क्लियर, जैसे ये हमारा एरो एंड बो एंड एरो कहते हैं, तो हम लोग तीर धनुष कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आप इस पे फोर्स लगा रहे होते होंगे, और जब फोर्स लगा रहे होंगे
तो ये आपने तीर देखो इधर डिस्प्लेस भी होते हैं, और फोर्स लगा रहे हो डिस्प्लेस हो रही है, इसका मतलब वर्क हो रही है, और वर्क हो रही है तो एनर्जी प्रोसेस्ड कर जाएगा इस ओ एन एरो पे। ये जो एनर्जी प्रोसेस्ड हुआ ड्यू टू चेंज इन देयर शेप एंड साइज, दैट मीन दैट चेंज इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। यदि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है किसी भी शेप का, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उस बॉडी के अंदर में एक एनर्जी प्रोसेस्ड हो जाती है, वही एनर्जी कहलाता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया इन 3 एग्जाम्पल से। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी विच प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और शेप, यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखो दो अलग अलग तरीके से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे टेस्ट हुआ है, एक शेप चेंज होने से हुआ है और एक हाइट के पोजीशन चेंज होने से हुआ है। इसीलिए जब आप शेप होने के वजह से चेंज हुआ एनर्जी प्रोसेस्ड हुआ है, उस एनर्जी का नाम रख लेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और पोजीशन चेंज होने से हाइट बदलने से उसका एनर्जी प्रोसेस्ड हुआ है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट करके करना पड़ेगा, इसीलिए इसको नाम रखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तब आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दो टाइप की कहलाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम ये भी कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। हाउ मच अब हम डिराइव करके आपको दिखाएंगे, यही एनर्जी आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही आपको क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। आइए हम इसको प्रूव करके आपको समझाते हैं, डिराइव करके बताते हैं। जब भी डिराइव करना होगा इस तरह से आप इसको लिखना। सबसे पहले डेफिनेशन लिखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज सर्टेन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अबव ग्राउंड। लिख दो ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अबव ग्राउंड, ग्राउंड से अबव उठाने पर जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसी एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं कि अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। तो हमने आपको जैसे बोला कि इसको सपोज करके हमको करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने इसको एम बॉडी सपोज करा, एच डिस्प्लेस हुआ, तो इस पे वर्क हुआ, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, लेट इट बी रेज थ्रू ए हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड, द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस। करने के लिए फोर्स चाहिए, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल एम जी। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो होता है वो mg, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब आओ तो हम लोग करते हैं, तो आपके पास क्या हो रहा है, वर्क डन यहाँ पे जो होगी वो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ फॉर्मूला आपको मिल, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, और इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस, और ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो रही होंगी, तो आपके फोर्स कितना लगा रहे हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगा रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट s लगा रहे होंगे, और s, तो s के बदले में हम लोग यहाँ s ना लिख के हीट जा रही है, ये पोटेंशियल एनर्जी का प्रॉपर तरीका रही। आइए मैं एक कॉन्सेप्ट से रूबरू कराऊंगा आपको कि पोटेंशियल एनर्जी किन बात पे डिपेंड करता है और किन नहीं करता। यहाँ तो सिंपल सा लग रहा भाई, हमारा क्या बोल रहे हैं, पहले हम मैं आपको दो केस देता, एक केस आपके पास ये है 1 और एक केस आप 2। मैं कह रहा हूं कि एक बॉडी है, वही बॉडी सेम बॉडी को आप पूरा वर्टिकली पाथ इस तरह से आप उठा लिए हो, तो इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आपका पॉजिटिव जाने अभी, और वही बॉडी को जब आप इस पाथ अलग बदल दिए लेकिन सेम हाइट, ये भी एच हाइट ही गया जो पहले गया, बॉडी भी सेम है, आपसे पूछा ना क्या आपका बॉडी पे है, मेरा आंसर होगा यहाँ दोनों के सेम एनर्जी। मैं एक्सप्लेन, आप कह रहे हो कि सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर एम एच, ओके, देन यहाँ पे जो बॉडी मैंने ये लिया वही बॉडी ये है, इसका मतलब मास है, दोनों केस में वही मास है, और ये जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर, आप प्रूव भी किए होंगे ग्रेविटेशनल चैप्टर। और यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, मेरा h
एच, तो यहाँ पर भी एच हो रही है, यहाँ पर भी एच हो रही है, पाथ अलग अलग है। तो एक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट, नॉट मास और नॉट जी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन ओनली वन फैक्टर विच इज हाइट, but in both the cases height is same but path is different. Path does not matter, the potential energy will be more or less possessed by a body. Potential energy possessed by a body due to its height, only height. Height is responsible for the energy, potential energy possessed by a body, not the path. So path matter नहीं करते हैं क्योंकि उसके हाइट पे डिपेंड करते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं वेरियस एनर्जी फॉर्म। जैसे मैंने आपको बता रहा था एनर्जी टाइप अलग है, फॉर्म अलग है। एनर्जी के फॉर्म अलग अलग हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ, सेल। जैसे आप अगर यूज करते होंगे घड़ी के अंदर में, उसके सेल, बैटरी नहीं कहते हैं हम लोग, उसको सेल कहते हैं। इस सेल के अंदर में ना एनर्जी होती है। वो कौन सी एनर्जी होती है? बोलेंगे सर इसके अंदर में ना केमिकल एनर्जी। क्या है? केमिकल एनर्जी होती है। इस केमिकल एनर्जी से जैसे आप उस सर्किट के अंदर में, यानी आप उस घड़ी के अंदर रखेंगे तो ये एनर्जी ना कन्वर्ट हो जाएगा और जिसकी वजह से वो काम करने लगेगा। और वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी? कितना एनर्जी कन्वर्ट होगी? इतना इसके पास एनर्जी है उतना ही टोटल एनर्जी कन्वर्ट होगी। कोई एनर्जी यहाँ पे लॉस नहीं होगी और ना ही आप अपने से एनर्जी यहाँ पे क्रिएट कर पाओ, नहीं। इसी को तो बोलते हैं एनर्जी कंजर्व हुआ। एनर्जी कंजर्व हुआ, जो पहले एनर्जी था अब एनर्जी केवल रूप बदल गया, फॉर्म बदल गया है। यही तो हमारा यहाँ क्या, एक फॉर्म से बदल सकते हैं। जैसे एक मोटर ले रहे हैं, जैसे आपके पास फैन है और फैन के पास मोटर है। उस मोटर में वजह से काम करने लगता है। काम करने का मतलब है इस पे जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, दैट व्हाई इट कैन बी डू सम वर्क। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी तो एनर्जी है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल एनर्जी। कितना एनर्जी सर? बोले सर जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी था उतना ही काम कर पाया। जैसे जनरेटर होता है, आप मुझे बताना ये कौन एनर्जी को बदलता है, ये आपके टास्क, आप कमेंट जरूर करना। ओके, तो हमने यहाँ जो दो एग्जांपल लिया, सेल और मोटर, इन दोनों से हमको ये सीखने को मिला है कि भाई एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं, लेकिन एनर्जी ना ही क्रिएट हो रहे हैं, ना ही यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रॉयड कर पा रहे हैं। केवल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंजर्व हो रहे हैं। ठीक, तो ऑफ कंजर्व, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एक फॉर्म से दूसरे डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता है, केवल और केवल बदलते हैं। आइए समझते हैं हम कैसे और कितना कैसे बदलते हैं। आप सबसे जो ये मैंने एक अर्थ सरफेस में ना ग्राउंड है और ग्राउंड के अबव मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है जो एच हाइट पे यहाँ पे रख दिया। तो आप बोलोगे सर इसके पास कौन सी, पास हमारा पेंसिल है सर, एम जितना हो। मैं अगर पूछूं बताओ तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो क्यों? क्योंकि कोई मोशन में नहीं है। और जब पोटेंशियल एनर्जी प्लस होती है तो मैकेनिकल एनर्जी, दोनों एनर्जी को हम, अब बॉडी थोड़ी देर के बाद ना एक्स डिस्प्लेस, बॉडी यहाँ पहुंच गई, पोजीशन बी रखा है, इसका नाम ए। ओके, तो बी पोजीशन में जब आ रहा होगा, गिर रहा होगा, देखो आप कंडीशन को समझिए, क्या बोल रहे हैं कि पोजीशन ए गिर रहा है, गिर रहा गिर रहा, तब ये बॉडी मोशन में। और आप जानते होंगे मोशन में होने की वजह से इसमें एनर्जी आया। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से आया एनर्जी? अभी तो बोले एनर्जी कहाँ से आया। तो भाई जैसे आपने यहाँ से एच हाइट पे इतना जितना एनर्जी था, एच हाइट कम हो गया, हीट अगर कम हो गया, मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो। जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है उतना ही इस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है। दैट मीन जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म था, कुछ अमाउंट कन्वर्ट हो गया किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि हाइट चेंज होगी, है ना। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ वही एनर्जी काइनेटिक में बदल गया। तो आप पोटेंशियल में जितना था वही काइनेटिक एनर्जी में हमारा क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी मान लो हमारे पास 10 जूल, अब जो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 10 जूल अपन, ओके। अब ये बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट कम हो गया तो 8 जूल हो गया, ओके। और ये 2 जूल ना काइनेटिक एनर्जी का मतलब दोनों का 10 जूल ही आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी 10 जूल। दैट मीन एनर्जी
कंजर्व हो रही है तो आप कह सकते कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म टू अदर। और ये नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड ए पावर, यानी कार्य करने की जो दर है, यानी टाइम के साथ जो कार्य करने की पावर कहलाता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर को आप पावर इक्वल वर्क ना पर यूनिट टाइम कह सकते। तो वर्क का होता है डब्ल्यू आई टी, ये मैथमेटिक्स का एसआई यूनिट आप निकाल, एसआई यूनिट ऊपर वाला वर्क जूल और जूल पर ही एसआई, ठीक है। इसका ना पावर का एक और होता है जिसको नोट करते हैं। तो दो यूनिट हुआ, एक जूल पर सेकेंड और ना, आप देखिए जूल पर सेकेंड वाट हो गया, जूल पर सेकेंड और वाट हो गया पावर। आप अगर यदि फिगर यूनिट आप लोगे पावर का, एक वाट इक्वल तो 1000 जूल के बाद, एक किलो वाट के बाद, एक किलो वाट इक्वल तो मतलब हाँ 1000 वाट के बराबर। एक रिलेशन आपको क्वेश्चन में कहा दिया जाएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक किलो वाट, एक किलो वाट आर कितने जूल के बराबर। आइए मैं इसको डिराइव करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 किलो वाट आर, किलो के बदले में अभी क्या लिखे मैंने 10 टू द पावर, हाँ लिख दोगे 3 जीरो। वाट के बदले में अभी हमने बोला कि जूल पर से, जूल पर, जूल में कन्वर्ट करना। आर जो है ना, आर को हम लोग सेकंड में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो आप क्या लिखोगे, 1 आर इक्वल टू, यहाँ पे देखो सेकंड और इस सेकंड, तो आपके पास कितना बन जाएगा 3 6 और 5 टाइम्स, क्लियर है क्या बोल रहे हो, 5 टाइम्स। तो 1 किलो वाट पर आर इक्वल 3 6 जूल के बराबर। लेकिन भाई अभी यह इतना बड़ा नंबर है ना, ये मैथमेटिक अलाउ नहीं करता लिखने। मैथमेटिकल कहता है कि जब भी कोई आपका बहुत बड़े नंबर हो या बहुत छोटे नंबर हो ना, तो उसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के, क्या है साइंटिफिक नोटेशन, वो इस फॉर्म में से 36 10 टू और यहाँ पे 5 जूल। भाई ये साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि एक के बाद डेसिमल, 3 के बाद, 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगाओगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगी, 3.6 और 6 जूल के, देन 1 किलो आर 3.6 6 जूल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना चाहिए और प्रूफ करना चाहिए, ठीक है। यही हमारा चैप्टर था। आई थिंक पूरा हो गया होगा। यदि आपको कहीं डाउट रह गया है तो आप कमेंट से बता दीजिए, हाँ डाउट हो गया, वीडियो शेयर करने की और कोशिश, ठीक है। यदि हमारा अच्छा लगा तो आप जरूर करें, अच्छा लगा आपका, मैं आप बहुत अच्छा, तो हम आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दीजिए, हम आगे आपको ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज, ट्वेल्व ऐसा, तो इसको टाइपिंग करना वगैरह टाइम लगता है भाई, टाइम का बहुत कीमत होता है। तो आप इस सब्सक्राइब करके हेल्प कर सकते हैं और हेल्प करके मैं को